नमस्कार, आपका सभी का डीडी न्यूज़ पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक भाषा का ये खास बुलेटिन। मैं हूं आरिंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जाएंगे राज्यसभा। बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट। बिहार, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए एक उम्मीद। अधिक निर्माण, अधिक उत्पादन, अधिक कनेक्ट के साथ अधिक निर्यात पर दिया जोर। मिडिल ईस्ट में तनाव जारी। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट किया बंद। कहा, अगर इस इलाके से कोई भी गुजरा जहाज तो लगा देंगे आग। चीन की अपील, सैन्य कार्रवाई हो बंद। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, मध्य पूर्व संघर्ष के कारण गहराता जा रहा है वैश्विक परमाणु खतरा। मिडिल ईस्ट में फंसे यात्रियों को किया जा रहा एयरलिफ्ट। इंडिगो ने जेद्दा से भारत के लिए 10 विशेष उड़ानों की बनाई योजना। देश भर में लोगों पर चढ़ा होली का खुमार। कई जगहों पर उड़ रहे गुलाल। मस्ती में झूम रहे लोग। रेलवे की ओर से चलाई जा रही अतिरिक्त ट्रेनें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 6 राज्यों के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन को प्रत्याशी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, उड़ीसा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार को राज्यसभा का टिकट मिला है, जबकि पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने बजट के बाद आयोजित दूसरे वेबिनार में आज हिस्सा लिया। इसका विषय रहा आर्थिक विकास को बनाए रखना और उसे और मजबूत करना। वेबिनार विभिन्न इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप और विशेषज्ञों ने उसमें हिस्सा लिया। कुल 10,000 से अधिक लोग इसमें शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि रिसेप लेती हुई ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बेहद अहम है। इस वेबिनार की थीम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को निरंतर मजबूती देने से जुड़ी हुई है। आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास को निरंतर मजबूती देनी है। देश को लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने, क्वालिटी पर जोर देने, निवेश को बढ़ाने और वैश्विक जरूरतों के मुताबिक उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही रिसर्च को हर स्तर पर बढ़ावा देना होगा। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाएं। इसके लिए आप सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत आत्मविश्वास के साथ
निवेश करना होगा, नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी और रिसर्च में जो कंजूसी करते हैं ना, वो जमाना चला गया। अब हमें रिसर्च में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप क्वालिटी भी सुनिश्चित करनी होगी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने रवांडा सरकार के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री राजदूत ओलिवियर जेपी नंदुहुंगी-रेहे के साथ दूसरी भारत रवांडा ज्वाइंट कमीशन मीटिंग की। बैठक में रक्षा, कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क पर विस्तार से चर्चा हुई और दोनों देशों ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इस दौरान भारत और रवांडा के बीच 2026 से 2030 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ये YouTube पर विश्व स्तर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बने हुए हैं। ग्लोबल लीडर्स में प्रधानमंत्री मोदी के YouTube पर सबसे अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। रैंकिंग के अनुसार वे इस श्रेणी में दूसरे नेताओं से काफ़ी आगे हैं। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं, जिनके सब्सक्राइबर प्रधानमंत्री मोदी के सब्सक्राइबर्स का लगभग 1/4 हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सब्सक्राइबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 7 गुना से भी ज़्यादा है, जो वैश्विक स्तर पर उनकी व्यापक डिजिटल पहुंच और लोकप्रियता को दिखाता है। भारत में उनकी लोकप्रियता स्पष्ट है। 3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी का YouTube चैनल विश्व स्तर पर सबसे अधिक सब्सक्राइब्स चैनल है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज प्रेस वार्ता कर न सिर्फ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, बल्कि वाड्रा परिवार को भी कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान कांग्रेस में चुनाव टिकट को लेकर मची लूट का मुद्दा भी उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के एक कांग्रेस नेता के सोशल मीडिया चैट का जिक्र करते हुए प्रदीप भंडारी ने कहा कि गांधी और वाड्रा परिवार जानता है कि वो जनता का दिल नहीं जीत सकते। कांग्रेस पार्टी में चुनाव इसलिए लड़ती है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी की लाइफ स्टाइल के फंड मिलता रहे। उनका आरोप है कि केसी वेणुगोपाल के जरिए सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी ने 7 करोड़ रुपए एक कांग्रेस वर्कर से लूटने की कोशिश की, मगर गांधी परिवार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। इस मौके पर नवजोत सिद्धू के 500 करोड़ वाले बयान का भी जिक्र किया गया। इतना ही नहीं, प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी के विदेश दौरों पर भी सवाल उठाए। प्रियंका वाड्रा और केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के अंदर 7 करोड़ रुपए अपने ही कांग्रेस के वर्कर से लूटने का प्रयास किया और ये कोई आम आरोप नहीं है। सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए व्हाट्सएप चैट्स रखी गई है प्रियंका वाड्रा के पीए सदाब खान के साथ में, केसी वेणुगोपाल के पीए अनास के साथ में और कोडिकुली सुरेश के साथ में। ये सब सार्वजनिक रूप से रिटर्न रूप से व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है और ये कॉम्प्रोमाइज भ्रष्ट गांधी वाड्रा परिवार इस पर शांत है। ये चुप्पी ये साबित करती है कि इनका भ्रष्टाचार सामने आया है और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। नवजोत सिद्धू, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बाइट दी थी कि जो 500 करोड़ का खोखा ऊपर कांग्रेस पार्टी में पहुंचाता है, मुख्यमंत्री कांग्रेस में वो ही बनता है। 2022 उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर चुनाव में जब ये प्रियंका वाड्रा निकली थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं में, इनकी पोस्टर गर्ल ने इन पे आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी में टिकट बेचे गए हैं। राजधानी में होली के अवसर पर हुड़दंग रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। करीब 9000 स्थानीय पुलिसकर्मियों की पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर तैनाती रहेगी। इसके अलावा पिकेट चेकिंग से लेकर मोटरसाइकिल से संवेदनशील स्थानों पर गश्त भी की जाएगी।
500 जगहों पर पिकेट लगाकर चेकिंग होगी। कई जगहों पर पिकेट चेकिंग, पुलिस के सभी जिलों में करीब 500 से अधिक जगहों पर पिकेट लगाकर चेकिंग की जाएगी और कुछ सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी भी की जाएगी। वहीं करीब 1300 मोटरसाइकिल टीम को तैनात किया जाएगा। शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए पीसीआर और स्थानीय पुलिस के जवान विभिन्न सड़कों पर तैनात रहेंगे ताकि नियमों की अनदेखी करने वालों को रोका जा सके। होली के अंदर उत्तर ज़िले के अंदर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में प्लान करते हुए एरियाज़ के हिसाब से जहाँ जैसी ज़रूरत है उसी रिस्पांस के हिसाब से हमने पूरा अरेंजमेंट लगाया है जो कल सुबह से एक्टिवेट होगा। उसके अंदर जैसे कि आपको मालूम है अभी रमज़ान का भी महीना चल रहा है और होली भी है और ईरान वाला इंसिडेंट भी है, तो कोई शरारती लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी हमने पूरे एहतियात बरती है। हमने इलाके के अंदर जो भी अच्छे नागरिक हैं, सभ्य नागरिक हैं, उनसे अमन कमेटी वगैरह की मीटिंग भी की गई है और सबसे शांति की अपील की गई है। एक राब्ता बनाने का कोशिश की गई है कि कुछ भी हो तो अफवाहों पे ध्यान न देके एक अच्छी जानकारी सामने आए और लोग खुद इंटरवीन करें कि कोई इंसिडेंट बड़ा हो जाए उसके पहले। तो ये एक बात की गई है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने पूरे ज़िले के अंदर कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर पुलिस पिकेट लगाई जाएगी और जो पुलिस पिकेट है उसके ऊपर भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात है और आउटर फोर्स जो पैरामिलिट्री है वो भी हम लोगों को मिली हुई है। पेट्रोलिंग भी करी जाएगी इलाके के अंदर और इसकी तरह हम लोग पूरा तैयार हैं उसके लिए कि जो होली का त्यौहार है उत्तर ज़िले के अंदर बिल्कुल अच्छे से निपटे। रंगों का पावन पर्व होली आज असम भर में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। असम के महान संत और समाज सुधारक श्रीमद शंकर देव की जन्मस्थली श्री श्री वादाद्रवा थान में 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो 6 मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पूरा परिसर भक्तिमय बना हुआ है। वहीं ऐतिहासिक बारपेटा सत्र में प्रसिद्ध दौल महोत्सव पारंपरिक गोंद यात्रा के साथ आरंभ हुआ। उत्सव के तहत पारंपरिक आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक सत्र परिसर में एकत्र हुए। राज्य भर में होली और दौल उत्सव को लेकर उत्साह, उमंग और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। होली के त्यौहार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सटीक योजना और समन्वित व्यवस्था के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग आराम से अपने घर पहुंच सकें। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त प्रबंध किए हैं। खासतौर पर पूर्वी राज्यों की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 1 मार्च को दिल्ली से 22 विशेष ट्रेनें संचालित की गई, जिनमें लगभग 3.36 लाख यात्रियों ने सफर किया। ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 18% अधिक है। पिछले 5 दिनों में दिल्ली क्षेत्र से लगभग 14 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च तक 195 विशेष ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। वहीं पश्चिमी रेलवे ने होली के त्यौहार के दौरान यात्रा की बढ़ती मांग के बीच 3 दिन में कुल 23 लाख यात्रियों का आंकड़ा दर्ज किया है। 27 फरवरी को 13 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जिसके बाद 28 फरवरी को 4 लाख और 1 मार्च को 4 लाख यात्रियों ने सफ़र किया। इसके साथ ही यात्रियों को ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन ATVM और रेल वन ऐप के जरिए टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल और टिकट चेकिंग स्टाफ अतिरिक्त तैनात किया गया है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो।
अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इजराइल रक्षा बलों ने बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की है। इस हमले के बाद इजराइल ने हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजराइल की वायुसेना द्वारा की गई हमले की कार्रवाई को साफ तौर पर देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हिजबुल्लाह के खुफिया नेटवर्क को निशाना बनाकर की गई, जो इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा था। वीडियो में हमले की दृश्यावली देखी जा सकती है, जो इस ऑपरेशन की गंभीरता को दर्शाती है। इस हमले के बारे में अधिक जानकारी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इजराइल सरकार इस पर जल्द ही औपचारिक बयान जारी कर सकती है। इजरायली वायुसेना ने ईरान और लेबनान पर एक साथ भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि तेहरान और बेरूत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। मंगलवार सुबह हुए इन हमलों में ईरानी शासन और हिजबुल्लाह के महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों से धुएं का गुबार उठता देखा जा रहा है, जहां भारी विस्फोटकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रियाद में ईरानी हमले के बाद एम्बेसी कंपाउंड में आग लग गई। इस दौरान धमाके की तेज़ आवाज़ सुनी गई, पर बिल्डिंग को मामूली नुकसान की खबर है। स्थानीय लोगों ने रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर के ऊपर काला धुआं उठते हुए देखा। ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट बंद करने के बाद वहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले की धमकी के बाद कतर ने अपना एलएनजी उत्पादन रोक दिया है। कतर वैश्विक एलएनजी आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा प्रदान करता है। कतर का रास लाफन गैस परिसर, जहां गैस को तरल रूप में बदलकर निर्यात के लिए तैयार किया जाता है, वह ईरानी ड्रोन हमलों का शिकार हुआ है। इसके अलावा कतर के दक्षिणी हिस्से में स्थित मेसाईद औद्योगिक क्षेत्र पर भी ड्रोन हमले हुए हैं, जिनसे पेट्रोकेमिकल और निर्माण सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। पश्चिमी एशिया में हमलों का असर तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण सऊदी अरब की सबसे बड़ी घरेलू रिफाइनरी रास तनूरा को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इसके अलावा इराकी कुर्दिस्तान के अधिकांश तेल उत्पादन और कई इजरायली गैस क्षेत्रों में भी उत्पादन रोक दिया गया। वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भारी अस्थिरता देखी जा रही है। प्राकृतिक गैस की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं और तेल की कीमतों में 13% का उछाल आया है, जिससे तेल की कीमत $82 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में शिपिंग पर प्रभाव पड़ा है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया को प्रभावित किया है। ईरान की ओर से जहाज़ों के निर्यात मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के ऐलान के बाद चीन की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक होर्मुज और इसके नज़दीकी जल क्षेत्र वस्तुओं और ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है। इस इलाके को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों की पूर्ति करता है। लिहाजा चीन संबंधित पक्षों से आग्रह करता है कि वे सैन्य अभियान तुरंत रोकें, तनावपूर्ण स्थिति को और बढ़ने से रोकें और क्षेत्रीय अशांति को वैश्विक आर्थिक विकास को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकें। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले और पलटवार में आसपास के देशों पर ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद नागरिक विमान सेवाओं पर गंभीर असर पड़ा है। मंगलवार को दिल्ली और मुंबई सहित कई एयरपोर्ट से 250 से अधिक उड़ानों को रद्द किया गया। मिडिल ईस्ट के लिए यह पूरी दुनिया से कुल 12,000 से अधिक उड़ानों को रद्द किया गया। 28 फरवरी को 1400, 1 मार्च को 3400, 2 मार्च को 3400 तो 3 मार्च को 3300 उड़ानें रद्द की गईं। मिडिल ईस्ट में
जिस तरह से जंग हर दिन और तेज हो रही है, नागरिक उड़ानों पर संकट बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर पोस्ट में कहा है कि अमेरिका के पास सबसे आधुनिक या उच्च तकनीक हथियारों की आपूर्ति अच्छी है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से अभी वो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि अमेरिका के पास मीडियम और अपर मीडियम ग्रेड के हथियार मौजूद हैं, लेकिन आगे भी इनकी आपूर्ति बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे हमेशा कामयाबी से लड़ा जा सके। पेंटागन ने ईरान पर हमले के वीडियो जारी किए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर हमले के वीडियो दिखाए गए हैं। यह ईरानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप को टारगेट करने वाला एक बड़ा मिलिट्री कैंपेन है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन के शीर्ष नेताओं से टेलीफोन पर बातचीत की है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने सऊदी अरब और बहरीन की संप्रभुता पर हुए हालिया हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ भी क्षेत्र में तेजी से बिगड़ते सुरक्षा हालातों पर गहरी चिंता साझा की है। इन तीनों अरब देशों के नेतृत्व के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की जल्द बहाली को पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस कठिन समय में सऊदी, बहरीन और जॉर्डन में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीनों नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल में 5 मार्च से होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार 1 करोड़ 80 लाख मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव से 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड में पॉलिटिकल कैंपेन पर पूरी तरह रोक है। नेपाल के इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के लिए इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू किया है। इस बार आम चुनाव ऐतिहासिक होंगे क्योंकि इसमें 80 लाख युवा पहली बार वोट देंगे। हर वोटर को 2 साइन किए गए बैलेट पेपर दिए जाएंगे। एक उनके चुनाव क्षेत्र में अपने पसंदीदा कैंडिडेट को फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग के लिए होगा, जबकि दूसरा बैलेट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए होगा ताकि वे उस पार्टी को चुन सकें जिसे वे सेंटर में लीड करना चाहते हैं। वोटर अपने अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर अपना मतदान कर सकेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 165 सीट है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से 110 सदस्य चुने जाते हैं, जिससे निचले सदन में कुल 275 सदस्य हो जाते हैं। भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल में खेली गई 3 मैच की सीरीज में शानदार प्रदर्शन की बदौलत आईसीसी महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 58 और 31 रन की पारियां खेलने वाली स्मृति के 790 अंक हैं। स्मृति ने दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोलवॉर्ट को पीछे छोड़ा, जिनके 782 अंक हैं। वोलवॉर्ट के पास मार्च और अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला के दौरान फिर से शीर्ष स्थान हासिल करने का मौका होगा। अपने अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक जड़ने वाली एलिसा हीली ने 744 अंक के साथ रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहते हुए अलविदा कहा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 9वें स्थान के साथ शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रही, जबकि जेमिना रोड्रिक्स 12वें स्थान पर है। 3 मैच की श्रृंखला में भारत के क्लीन स्वीप के बावजूद हरमनप्रीत को 4 स्थान का फायदा हुआ। उन्होंने 53, 54 और 25 रन की पारियां खेली। गेंदबाजी सूची में दीप्ति शर्मा 10वें स्थान के साथ शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। दीप्ति 5वें स्थान के साथ ऑलराउंडर की सूची में शीर्ष 10 में भी शामिल है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र द्वीप के पश्चिमी तट पर बताया गया है। अधिकारियों के अनुसार भूकंप के झटके उत्तरी सुमात्रा तक महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही लोग एहतियातन अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है।
इसी खबर के साथ सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।